हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओसवाल का सिंपल पेपर 4। ये क्लास 10 का स्टैंडर्ड मैथ है, सेक्शन बी पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 2 रूट 3 इज इरेशनल। तो सबसे पहले बच्चों करना क्या होता है क्वेश्चन में, आपको लेट करना है। लेट 5 + 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्या लिखोगे? लेट 5 + 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब आप सबको एक चीज पता होगा कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर लिख देना है आपको, वेयर P and Q आर को प्राइम। जहाँ पर P and Q क्या है बच्चों? को प्राइम है। अब देखो, अब इस 5 को जो है वो आपको राइट हैंड साइड ले जाना है। सो 2 रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/Q माइनस का 5। क्लियर? अब आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो 2 रूट 3 इक्वल्स टू P/Q माइनस 5/1। इसका आप एलसीएम लोगे तो Q आएगा एलसीएम, तो P माइनस का 5Q। तो रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? रूट 3 इक्वल्स टू P माइनस का 5Q/2Q। अब आपको लिखना है सिंस P, Q एंड 5 आर इंटीजर्स। ये तो आपको भी पता है। सो P माइनस 5Q/2Q इज अ रेशनल नंबर। अगर इंटीजर है बच्चों PQ और 5 तो ये रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। अगर राइट हैंड साइड वाला रेशनल नंबर है तो उसके इक्वल में जो है वो भी सेम ही होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होगा, मतलब रूट 3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट गिवन दैट क्या दे दिया है आपको? रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया था कि रूट 3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट और लिखोगे आप, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption. Because of our wrong assumption. Hence 5 + 2 रूट 3 is an irrational number. इरेशनल नंबर। क्लियर है बच्चों? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका, इन द फिगर बिलो OPQ इज अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर बिलो OPQ is a triangle with OP equals to OQ. RS is an arc of a circle with center O. Triangle OSR is similar to triangle OPQ. Is the above statement true or false? Justify your reason.
बच्चों यहाँ पर बोला क्या है कि OPQ एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें OP जो है वो इक्वल है OQ के। इसका मतलब ये कि OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आप सबको पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो बेस का एंगल इक्वल होता है। सो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक। दूसरा बोला कि O जो है सेंटर है और ORS एक आर्क है। तो O अगर सेंटर है बच्चों तो OR और OS रेडियस हुआ। इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल होंगे और दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल ये भी इक्वल होंगे। क्लियर है। अब हमें दो ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल OPQ और ORS। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल OPQ एंड ट्रायंगल OSR। इस दोनों ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे डबल टिक किया हमने, क्यों इक्वल होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसका आप नाम लिखोगे एंगल POQ इज इक्वल्स टू एंगल ROS। क्लियर। ओके। अब बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, ये दो एंगल आपस में इक्वल थे। इसको अगर मैं थीटा मान लूं, ठीक है ना, इस एंगल को थीटा मान लूं, लेट इट बी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। ये बात आ रही है आप सबको समझ में, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है ना, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। अब इस तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल POQ, ये तीनों मिलकर कितना होना चाहिए बच्चों, तो आपको सर 180 डिग्री। अब QP के इक्वल है, सो 2 एंगल P प्लस का थीटा इक्वल्स टू क्या, 180। एंगल P क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा बाई 2। तो ये बात समझ में आया। सिमिलरली इस तरफ भी सेम ही होगा। क्या, तो एंगल ORS इक्वल्स टू एंगल OSR इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल ORS और एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल OSR। लिख सकते हो ना, इस दोनों के इक्वल दिखा देना है। कलर चेंज करता हूं मैं, देखिए इस दोनों के इक्वल दिखा देना है और इस दोनों के इक्वल दिखा देना है। यहाँ पर क्या देखा आपने कि तीन एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ सिमिलर ट्रायंगल ORS। ठीक है बच्चों, एंगल 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 सिमिलरिटी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 अब देख लेते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 23। Correspond below is a triangle PQR inscribed in a semicircle. Okay, a circle is drawn such that QR is the tangent. QR जो है बच्चों वो क्या है, तो एक टेंजेंट है। ओके, QR क्या है बच्चों, तो टेंजेंट है to it at the point R. How many such circle can be drawn? Justify your answer. तो कह रहे हैं कि ऐसे कितने सर्कल को ड्रॉ किया जा सकता है, ये आपको बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आपका QR जो है वो टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं एंगल PRQ जो है वो 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखो करना क्या है, तो कह रहा है कि कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो बच्चों अब होगा क्या कि R जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो कह रहा है इस पॉइंट से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना लिख दोगे कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉन एंड
ड्रॉन वेयर आर बीइंग अ पॉइंट और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आर क्या होगा, सर्कमफ्रेंस पे स्थित रहेगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, बस इतना लैंग्वेज में लिख देना है आपको और कुछ नहीं करना। चलो क्वेश्चन नंबर 24, एन इन्वर्टेड इमेज CD is formed on the other side when an object AB is positioned in front of a concave lens at a distance of 4 cm from point O. Similarly, when the same object is placed at a distance of 3 cm, image C dash D dash as depreciated in the diagram. अब बच्चों डायग्राम में देखना पड़ेगा आपको किस टाइप का फिगर बना है। तो बच्चों ये रहा इमेज, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया ए बी का, ठीक है, जिसका इमेज बन रहा है सी डी। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका ए डैश बी डैश जो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है और उसका इमेज बन रहा है 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सी डैश कॉमा डी डैश। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी का हाइट हमें पता करना है, और दूसरा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज सी डैश डी डैश, शो योर वर्क। तो हमें ए बी का और सी डैश डी डैश का जो है क्या करना है, तो वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए। सो बच्चों देखो, अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो आप सब पढ़े होंगे टेन थीटा क्या होता है। ये आपका एंगल दे दिया है, इसको थीटा और इसको थीटा मान लें, तो टेन थीटा क्या होता है, आप सब कहोगे सर टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही कहोगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले हमें टेन 45 का वैल्यू निकालना है। तो टेन 45 क्या होगा बच्चों, इस सर्कल ट्राइंगल ए बी ओ में इन ट्राइंगल ए ओ बी ले लेते हैं, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में ए ओ। ठीक है ना, तो ए बी अपॉन में ए ओ अगर कर देते हो आप तो 1 इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू नहीं पता, ए ओ का वैल्यू आपको पता है 4, तो ए बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें हाइट ऑफ इमेज जो आपको निकालना है सी डैश डी डैश, इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा ओ सी डैश डी डैश के। ये सिमिलर हो जाएगा बच्चों इजिली, क्यों इजिली कैसे हो जाएगा, तो ए डैश ओ बी डैश इक्वल हो जाएगा सी डैश ओ डी डैश के, सी डैश ओ डी डैश के। ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दूसरा एंगल ए डैश जो है बच्चों इक्वल हो जाएगा एंगल सी डैश के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा इक्वल होना ही है। ठीक है, तो एंगल बी डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी डैश के। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, वैसे दो एंगल को भी आप दिखाते हो तो सिमिलर हो जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, तो सिमिलर हो गए। अब दो अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर इक्वल होना चाहिए। तो ओ ए डैश बाई ओ सी डैश इक्वल हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई सी डैश डी डैश के। क्लियर है? अब ओ ए डैश जो है आपको दे दिया है कितना 3, ओ सी डैश भी दे दिया है 6 इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, तो हाइट अभी जस्ट निकाला था हमने 4, तो 4 अपॉन में सी डैश डी डैश। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो सी डैश डी डैश का वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर? था आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और पार्ट भी है। और पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री बाई 1 प्लस का रूट थ्री। ठीक है, ये चीज आपको तो क्या करना है, इसमें कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो रूल यूज कर देना है। आपको पता है आप लोगों को कंपोनेंडो और डिपेंडेंडो रूल क्या होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री बाय 1 प्लस का रूट थ्री। तो बच्चों करना क्या है, तो आपको cos थीटा से डिवाइड कर देना है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो cos थीटा से डिवाइड करोगे बच्चों तो cos थीटा बाय cos थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस का tan थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस का tan थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का रूट थ्री बाय 1 प्लस का रूट थ्री। आप डिवाइड करके दिखाओगे। नाउ लिख देना है कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड अगर कंपेयर करोगे बच्चों तो क्या है, 1 1 के इक्वल हो गया, तो माइनस का tan थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस का tan थीटा इक्वल होगा माइनस के रूट थ्री के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो tan थीटा किसके इक्वल, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, रूट थ्री। अब रूट थ्री tan 60 का वैल्यू होता है, आप सबको पता होगा। अगेन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो थीटा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, जाया ड्रो दिस रंगोली डिजाइन ड्यूरिंग अ कंपटीशन, सर्कल सी डैश, सर्कल C1 C2 C3 and C4 have common center P. Okay, the radius of the circle C1 is 6 centimeter. The table given below shows the radius of circle in terms of radius of circle C1. C2 जो है आपका वो 2C1 के बराबर है, C3 25 2.5 C1 के इक्वल है और C4 जो है 3.5। Jaya says since the radius of circle C4 is 3.5 times to the radius of circle C1, the area occupied by the circle C4 is 3.5 times the area occupied by circle C1. Is Jaya correct? Give your reason. So बच्चों देखो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, आप सबको पता होगा। तो C1 दे दिया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर दे दिया है, तो एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है। तो A1 लिख लेते हैं इसे, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल, तो A4 लिख देते हैं, तो पाई C4 का स्क्वायर, सो पाई तो एज इट इज रहेगा और C4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, तो कितने टाइम्स थे रेडियस के C4, तो ये था बच्चों 3.5 टाइम्स, तो 3.5, ठीक है, इंटू 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना हो गया, पाई एज इट इज रहेगा, 3.5 को आप 6 से करोगे तो 21 हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर होता है बच्चों 441, तो 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि 441 पाई जो है वो कितने टाइम्स है, पहले हमें कितना आया था, तो पहला 36 आया था बच्चों, तो 36 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कितने टाइम्स बोला गया था, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। 3.5 टाइम्स, तो 3.5 से मल्टीप्लाई करके चेक करो कि इक्वल हो रहा है क्या, 3.5 मल्टीप्लाई करोगे 35 6 जा होता है 210, 35 3 जो 105 और 21,
सो 126। सो कितना है बच्चों 126, बट आना कितना चाहिए था, पाई भी लिखना है आपको 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट थी जाया, तो आप लिखोगे नो, लिखोगे नो, जाया इज नॉट करेक्ट बिकॉज द एरिया ऑफ C4 circle is more than 3.5 times of the area of the circle C1. Okay. चलो नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन है, इसी का एक और पार्ट है आई थिंक। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल फील्ड इज 30,800 स्क्वायर मीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब देखिए सेमी सर्कल का एरिया दे दिया है, एरिया क्या होगा, फॉर्मूला हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दिया है 30800। सो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, तो 30800, 2 से 11 बार में। ठीक है बच्चों, ओके। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 30800 इंटू 7 अपॉन में 11, 11 2 जा 22, 11 8 जा 8800, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 19600। सो आर स्क्वायर का वैल्यू एक्चुअली आपको मिल गया है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 19600। तो रेडियस कितना होगा बच्चों 19600, अब 196 का 14 होता है, सो 140 सेंटीमीटर, 140 मीटर क्या आया रेडियस। हमें क्या निकालना है, तो पेरीमीटर निकालना है। तो सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे पाई आर, और दूसरा ये डायमीटर मतलब 2r। सो पाई आर प्लस का 2r जो होगा बच्चों ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस। तो पाई 22/7 इंटू आर मतलब 140 प्लस का 280, ये टोटल पेरीमीटर होगा 7 से 20 बार में। सो 22 दूनी 44, 440 प्लस का 280, ये आएगा आपका पेरीमीटर। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सॉरी ऐड कर दोगे तो 720 मीटर आएगा, यही आपका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।